नेक्स्ट इज़ फ्लो वॉल्यूम लूप्स। अगर हम इस लूप को देखें, एक्स एक्सिस पर हमारे पास वॉल्यूम और वाई एक्सिस पे है फ्लो लीटर पर सेकंड। नॉर्मली इन्होंने दिखाया हुआ है कि इंस्पिरेशन में कर्व है और ये एक्सपिरेशन की कर्व है। ये रेजिडुअल वॉल्यूम जो कि अंदर ही रह जाता है लंग के, वाइटल कैपेसिटी, और ये टोटल लंग कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी होती है सम ऑफ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम। यानी जब हम मैक्सिमम इंस्पिरेशन के बाद मैक्सिमम एक्सपिरेशन करते हैं वो है टाइडल, वो है वाइटल कैपेसिटी। और इसके अंदर जब हम रेजिडुअल वॉल्यूम भी ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगी टोटल लंग कैपेसिटी। उसके बाद है एफ वी सी, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, यानी जो हम फोर्सफुली एयर एक्सहेल कर रहे हैं। और फोर्स एफ ई वी वन, जो हम एक्सपायर कर रहे हैं विद इन 1 सेकेंड, उसको हम बोल रहे हैं फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। नॉर्मल इनकी वैल्यू होती है मोर देन 80%, और जब हम इनकी रेशो निकालते हैं तो ये बनती है मोर देन 70%। अब ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में क्या होता है, ये ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ की इन्होंने लूप दिखाई है। इस पर लूप शिफ्ट कर जाती है टुवर्ड्स दी रेस्ट लेफ्ट। इसमें देखें, इंस्पिरेशन जो है वो तो ठीक हो गई है, इसमें नॉर्मल है, बट एक्सपीरेशन में इतनी इसको मुश्किल हो रही है कि इसमें कॉनिंग हो गई है, मतलब कि एयर की ऑब्स्ट्रक्शन है आगे, तो एक्सपीरेशन ठीक से नहीं हो रही। अब एयर अंदर तो आ गई थी बट बाहर जाने में उसको मसला हो रहा है, ज़्यादा एयर के लंग के अंदर ही है एयर, उसकी वजह से रेजिडुअल वॉल्यूम भी ज़्यादा हो गया है और टोटल लंग कैपेसिटी भी ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से ही शिफ्ट कर गई है टुवर्ड्स दी लेफ्ट। अब इसमें हमने देखा है कि रेजिडुअल वॉल्यूम, फोर्स्ड रेस्पिरेटरी कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी सारा कुछ ही ज़्यादा हो गया, जबकि एफ ई वी वन, यानी जो हम 1 सेकेंड में एयर एक्सपायर कर रहे हैं वो बहुत ही कम हो गई है, और जो हम फोर्स वाइटल कैपेसिटी थी वो भी कम हो गई है। तो जब हम इसकी रेशन लेंगे तो एफ ई वी वन और एफ बी सी की रेशो आ जाएगी लेस देन 70%। उसके बाद अगर हम रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ में देखें तो इसमें एयर को अंदर आने में मसला होता है ड्यू टू रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़। अब हम इंस्पिरेशन की कर्व देखें तो ये बहुत छोटी है, जबकि एक्सपीरेशन में कोई कॉर्निंग नहीं है, वो भी कम है, बट एज़ कम्पेयर टू ऑब्स्ट्रक्टिव ये ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि रेजिडुअल वॉल्यूम भी ज़्यादा हो गया और टोटल कम हो गया, और टोटल लंग कैपेसिटी भी कम हो गई है क्योंकि एयर अंदर आ ही कम रही है। उसके अलावा इसमें जब अंदर कम आ रही है तो बाहर भी कम जाएगी, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम और एफवीसी भी कम होंगे, बट ये प्रोपोर्शनेटली कम होते हैं, यानी कि जितना एफईवी वन कम होगा उतना ही एफवीसी भी कम होगा। नॉर्मली ये एफईवी वन और एफवीसी की रेशो मोर देन 70% थी, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में ये लेस देन 70% हो जाएगी, और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में ये नॉर्मल होगी, यहाँ पे इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में जो है वो सब कुछ ही कम हो रहा है एक्सेप्ट द रेशो। नेक्स्ट इज ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़। इसमें हमने देखा है कि ऑब्स्ट्रक्शन होता है टू द एयर फ्लो, एफ ई वी वन और एफ ई सी की रेशो कम हो जाती है, एयर ट्रैप हो जाती है लंग्स में, जिसकी वजह से रेजिडुअल वॉल्यूम, फोर्स रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी सारा कुछ इंक्रीज हो जाता है। और इसमें हमारे पास आता है सी ओ पी डी, एस्थमा और ब्रोंकाइटिस। सी ओ पी डी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, इट इज़ ड्यू टू टोबैको यूज़ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा पोल्यूटेंट्स या एलर्जेंस की वजह से भी हो सकती है। इसमें हमारे पास ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा आता है जो कि कोएग्जिस्ट भी कर सकता है। इसकी एक्यूट एग्जैसर्बेशन हो सकती है ड्यू टू एनी बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी ब्रोंक्यूल्स की, और ये क्रोनिक प्रोसेस है। इसका डायग्नोसिस क्लिनिकल होता है, यानी कि प्रोडक्टिव कफ होगी ड्यू टू इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन फॉर 3 or more than 3 months in a year for more than 2 consecutive years। इसमें डिस्निया, वीज, क्रैकल्स मिलेंगे ड्यू टू म्यूकस, साइनोसिस और सेकेंडरी पॉलीसाइथीनिया। मेटाप्लेजिया भी हो सकता है, सूडो स्टेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम कन्वर्ट हो सकती है स्टेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में। और इसका मैकेनिज्म याद रखना है कि इसमें जो म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं उनकी हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया हो जाता है, जिसकी वजह से म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। और दूसरा इसमें मसला आता है कि एयर ट्रैपिंग होती है और म्यूकस सिक्रीट नहीं हो पाता है, सीलिया में कोई मसला हो जाता है ड्यू टू टोबैको स्मोक। और इसमें रीड इंडेक्स ज़्यादा हो जाता है, ये होता है कि जो म्यूकस ग्लैंड के
थिकनेस होती है ओवर द टोटल जो थिकनेस होती है एयरवे की, उनकी रेशियो जो है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जो म्यूकोजल ग्लैंड्स हैं उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, वो बहुत थिक हो जाते हैं, तो ये रेशियो जो है वो मोर देन 50% हो जाती है, जो कि नॉर्मली लेस देन 40% होती है। नेक्स्ट इज़ एम्फाइसीमा। इसका डायग्नोसिस रेडियोलॉजिकल या बायोप्सी पर बनता है। इसमें क्या होता है कि एयर वो एल्वियुलर वॉल की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, यानी कि जिनमें सेप्टा होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से लंग का जो है वो कंप्लाइंस ज़्यादा हो जाती है, रिकॉइल कम हो जाता है, एयर अंदर तो आती है बट अंदर आकर वो ट्रैप हो जाती है। इसमें क्या होता है कि जब एयर की ट्रैपिंग होगी तो चेस्ट पर एक्सरे पर हमें बैरल इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो है वो ज़्यादा मिलेगा और बैरल शेप चेस्ट होगी विद फ्लैटेंड डायफ्राम एंड इंक्रीज लंग फ्लूसेंसी। अब इसमें दो टाइप्स हैं, सेंट्री एसिनार और पैन एसिनार। सेंट्री एसिनार जो है वो डिस्टल एल्वोलाई को स्पेयर कर देता है और ये अपर लोब्स में कॉमन होता है, एसोसिएशन होती है टोबैको स्मोकिंग के साथ। जबकि जो पैन एसिनार है ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और एल्वोलाई को अफेक्ट करता है, फ्रीक्वेंटली ये लोअर लोब में होता है, इसकी एसोसिएशन होती है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी के साथ। एम्फाइसीमा की मीडिएशन होती है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से, हम प्रोटीज और एंटी प्रोटीज में इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से इलास्टेज की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है और इलास्टिक फाइबर्स लॉस हो जाते हैं और एल्वेलाई डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। एंटीटिप्सिन जो है अल्फा 1 एंटीटिप्सिन ये एंटी प्रोटीज है, जिसने न्यूट्रोफिल इलास्टेज को इनहिबिट करना होता है। जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी या डिफेक्ट होगा तो उसकी वजह से इलास्टेज की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी और वो फिर इलास्टिक फाइबर्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। Next is asthma. Asthma is a chronic inflammatory disease that is triggered by a allergen or any viral और upper respiratory tract infection। अब इसमें होता है क्या है कि कोई भी एलर्जन आया है हमारे पास, तो वहाँ पर क्या होगा कि एयरवेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाइपर रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं। इसमें टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा, जो एयरवेज हैं उनकी कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, जो कि रिवर्सिबल होती है। दूसरा जो स्मूथ मसल्स हैं उनका हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। और तीसरी बात जो इसमें म्यूकस है वो प्लग करना शुरू कर देगा, तो एयरवेज बहुत ज़्यादा नैरो हो जाएंगे। और इसकी एग्जैसरबेशन होती है जब भी कोई एलर्जी होगी या कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। अब अस्थमा एक इंटरमिटेंट ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है, तो इसका जो हम डायग्नोसिस है वो क्लिनिकली ही बनाते हैं, यानी कि इसमें एक तो हमें इंटरमिटेंट एपिसोड्स मिलेंगे डिस्निया, कफिंग, वीजिंग और टेकिपनिया के। इसके अलावा हम इसके डायग्नोसिस के लिए स्पायरोमीट्री करते हैं, जिसमें हमें ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न मिलेगा विद ब्रोंकोडायलेटर रिस्पॉन्स। और जो अस्थमा है ये रिवर्सिबल है और सीओपीडी होती है इरिवर्सिबल। तो इसमें क्या होगा, जब हम ब्रोंकोडायलेटर देंगे तो FEV1 या FEC की रेशियो मोर देन 12% या 12% इंक्रीज़ कर जाएगी। इसका मतलब होगा कि ये अस्थमा है, और अगर वो नहीं इंक्रीज़ करी तो इसका मतलब है कि वो सीओपीडी है। इसके अलावा हम मेथाकोलिन चैलेंज टेस्ट कर सकते हैं, जिसपे हम इसको ब्रोंको प्रोवोकेशन देंगे, कोई भी एलर्जन देंगे, तो फिर हम देखेंगे कि उससे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है एयरवेज का। इसके अलावा इसमें एक सेम्टर स्टाइड होता है विच इज़ कम्बिनेशन ऑफ एस्थमा एंड नेज़ल पॉलिप्स एंड कॉक्स इनहिबिटर सेंसिटिविटी। इसके बाद इसमें दो चीज़ें हैं इसकी हिस्टोलॉजी में, एक कर्शमैन स्पायरल्स और एक चारकोट लेडन क्रिस्टल्स। जो एपिथेलियम शेड होती है ना वो बना देती है म्यूकस प्लग्स, जिसको हम बोलते हैं कर्शमैन स्पायरल, जो कि इस तरह से हमें नज़र आते हैं। सेकेंडली चारकोट लेडन क्रिस्टल्स क्या होते हैं कि ये इओसिनोफिल्स की ब्रेकडाउन की वजह से डबल पॉइंटेड क्रिस्टल्स बन जाते हैं, इनको हम बोलते हैं चारकोट लेडन क्रिस्टल्स। नेक्स्ट इज ब्रोंकिकटेसिस। ब्रोंकिकटेसिस का मतलब होता है डायलिटेशन, इसमें ब्रोंक्यूल्स की जो है डायलिटेशन हो जाती है। अब ये भी एक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है, इसमें अब दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो पहले इन्फेक्शन होगा और उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होगी, या फिर पहले ऑब्स्ट्रक्शन होगी उसकी वजह से वहाँ पर जब सिक्रीशंस इकट्ठी होंगी तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाएगा। सपोज कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है इन केस ऑफ फॉरेन बॉडी एस्पायरेशन या मैस की वजह से, या सीलिया का फंक्शन नहीं सही काम कर रहा इन केस ऑफ टोबैको स्मोकिंग, या फिर कार्टागेनर सिंड्रोम, या उसका सिस्टिक फाइब्रोसिस है, एलर्जिक ब्रोंकोपल्मनरी एस्परजिलोसिस है, कोई भी इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि एयरवेज की परमानेंटली डायलिटेशन हो जाएगी।
यानी कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुई है तो अब सारा यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गया है, जो भी सिक्रीशंस थी, तो यहाँ पर स्टेसिस होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा और एयरवेज जो है वो डायलेट कर जाएंगे। यहाँ पे कोई इन्फेक्शन होगा या सिलरी डिसफंक्शन होगा जिसकी वजह से सिक्रीशंस बाहर नहीं निकल रही होंगी, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन कर देंगी वो, और जिसकी वजह से भी परमानेंटली डायलेट हो जाएंगे। चूँकि इसकी एसोसिएशन इन्फेक्शन के साथ होती है तो इसमें हमें डेली पूरेलेंट स्पूटम मिलता है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो स्पूटम मिलेगा हमें विद कफ। और इसकी कंफर्मेशन के लिए भी हम जब इमेजिंग पे देखते हैं तो एयरवेज की डायलेटेशन मिलती है और स्पायरोमीट्री पे हमें ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न मिलेगा।